ये कहानी स्नेहा की है। स्नेहा के घर लड़के वाले उसे देखने आए। सभी घर वाले आपस में बातें कर रहे थे। तभी स्नेहा सुंदर से तैयार होकर चाय लेकर आती है। आओ बेटी, यहाँ बैठो। रोशन तो स्नेहा को देखते ही मन ही मन उसे पसंद कर लेता है। उसे तो बस घर वालों के फैसले का इंतजार था। चाय पीने के बाद रोशन की माँ बोली, मुझे तो स्नेहा बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा बेटा, खाने में क्या क्या बना लेती हो? स्नेहा चुप हो जाती है। तभी उसकी माँ बोली, मेरी बेटी तो सब कुछ बना लेती है और इतना अच्छा खाना बनाती है कि मेहमान तो तारीफ करते नहीं थकते। अच्छा बेटा, वो जो छोले भटूरे तूने बनाया है, अपने होने वाले ससुराल वालों को तो खिला। ठीक है माँ, भी लाती हूँ। इतना बोलकर स्नेहा सबके लिए छोले भटूरे ले आती है। उसे खाते ही रोशन की माँ बोली, वाह बेटी, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाया है। हाँ भाभी, आप तो मस्त टेस्टी खाना बनाती हैं। आज से पहले इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे कभी नहीं खाई। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी गुणी बहू मिल रही है। बेटा, तुझे कुछ पूछना है तो पूछ ले, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नहीं माँ, आपको मंजूर है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी पसंद है स्नेहा। अब कुछ दिन बाद स्नेहा और रोशन की शादी हो गई। शादी के बाद स्नेहा जब ससुराल आई तो सभी उसे बहुत प्यार करने लगे। पहली रसोई पे सास उसे कुछ मीठा बनाने को बोली। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है ससुराल में, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस सबके लिए कुछ मीठा बना देना। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। इतना बोलकर स्नेहा किचन में चली गई। अब वो किचन में जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगी, आज तक मीठा के नाम पर तो बस मैंने सिर्फ चाय बनाई है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आता। ये सब खड़े होकर सोच ही रही होती है। तभी उसकी ननद काजल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? अभी तक आपने बनाना शुरू भी नहीं किया। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, कोई सामान नहीं मिल रहा हो तो मैं ढूंढ देती हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है काजल, मैं बस ये सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ सबके लिए जो सबको बहुत पसंद आए। भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको सोचने की क्या जरूरत। सच पूछो तो आप जो भी बनाएंगे सबको जरूर पसंद आएगा। हाँ अच्छा तो बनाती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाना है। ठीक है भाभी, आप बनाओ, मैं चलती हूँ, वरना माँ ने देख लिया तो यही बोलेगी कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली गई। हे भगवान, सब इतनी उम्मीद के साथ बैठे हैं, मैं क्या करूँ। एक काम करती हूँ, शीतल ने अपने ससुराल में खीर बनाया था, सबने उसकी बहुत तारीफ की थी। किसी को वीडियो कॉल करके पूछ लेती हूँ, जल्दी बन भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर स्नेहा शीतल को वीडियो कॉल कर सारी बातें बता देती है। अब तो बिना देरी किए बताती जा, खीर कैसे बनाते हैं। शीतल के बताए अनुसार सारे सामान डालकर थोड़ी ही देर में खीर तैयार कर देती है। थैंक यू सो मच शीतल, आज तूने मुझे बचा लिया। चल मैं बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर स्नेहा फोन कट करके सबके लिए खीर निकाल कर ले जाती है। खीर देखते ही रोशन बोला, वाह स्नेहा, खीर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह भाभी, भैया भी आपकी तारीफ करने लगे। हाँ, तो अच्छी चीज की तारीफ करनी ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ तू भी कुछ सीख ले अपनी भाभी से, तुझे भी तो तेरे ससुराल में ये सब काम आएगा। क्या माँ, तुम भी ना? मैं कौन सा कहीं ससुराल जा रही हूँ। अब सब खीर खाते ही स्नेहा की तारीफ करने लगे। वाह, सच में बहू, तुमने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है। ये सुनने के बाद स्नेहा को इतनी खुशी हुई जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। सभी को खिलाने के बाद स्नेहा ने सोचा, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। खाने के बाद स्नेहा को पता चला कि चीनी कम थी। अरे ये क्या, इसमें तो चीनी कम है, फिर भी सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे। मुझे क्या, उन्हें पसंद आ गया, यही बहुत है। अगले दिन उसकी सास बोली, बहू, आज से तुम ही किचन संभालो। स्नेहा दबी आवाज में बोली, मैं? हाँ तो क्यों, क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, बस अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो सोचने लगी कि मेरे हाथ का खाना सबको पसंद आएगा भी या नहीं। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, सबको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना तो स्वादिष्ट होता है, तो क्यों पसंद नहीं आएगा। इतना बोलकर उसकी सास चली जाती है। सास के जाने के बाद स्नेहा सोचती है, इतनी मुश्किल से कल खीर बनाई थी, अब आज सबके लिए खाना कैसे बनाऊं। मैं तो बोल भी नहीं सकती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब आज भी वो अपनी दोस्त शीतल को फोन लगाती है, लेकिन किसी कारण शीतल फोन नहीं उठाती। उसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है और खाना बनाने के बारे में पूछने लगती है। उसकी माँ सारी बातें समझा देती है। समझाने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि क्या क्या और कैसे बनाए, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो खाना बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो खाना बनाना शुरू करती है तब उसका पूरा हाथ जल जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा परिवार किचन में आ गया
उसका जला हुआ हाथ देखकर सब समझ गए। अरे बहू, ये तूने क्या कर लिया? माँ जी वो काम कर रही थी तो पता नहीं चला। क्या भाभी, आपने ऐसे हाथ जला लिया जैसे कोई नया नया खाना बनाने आया हो। आगे से आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। रोशन बैंडेज करने के बाद बोलता है, अब कुछ दिन तक खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आराम करो जब तक घाव भर नहीं जाता। हाँ बहू, तू आराम कर, कुछ दिन के लिए मैं खाना बना लूंगी। स्नेहा यही तो चाहती थी। उसे कुछ दिन और खाना न बनाने का बहाना मिल गया। इसी तरह समय बीतने लगा। धीरे धीरे स्नेहा के हाथ के घाव भी ठीक हो गए। एक दिन रोशन स्नेहा से बोलता है, आज ऑफिस में सब दोस्तों के सामने तेरे छोले भटूरे की तारीफ निकल गई। अब सभी दोस्त कल खाने पर आ रहे हैं। वैसे भी जब से शादी हुई है तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे नहीं खाए। इसी बहाने फिर से तेरे हाथ के छोले भटूरे खाने का मौका मिल जाएगा। इतना बोलकर रोशन वहाँ से चला गया। अब उसके जाते ही स्नेहा सोचने लगी, यहाँ एक आदमी का नॉर्मल सा खाना नहीं बन रहा तो इतने लोगों के छोले भटूरे कैसे बनाएंगे? आज तक कभी छोले भटूरे नहीं बनाए, अब इन मेहमानों के लिए कैसे बनाऊं? यही सब सोचते हुए वो अपनी माँ को फोन लगाती है। बेटी कैसी हो? कैसी रहूंगी? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे आपको छोले भटूरे की इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरी तारीफ तो कर दी, लेकिन यहाँ मुझे झेलना पड़ रहा है। जब से वो मेरे घर से छोले भटूरे खाकर आए हैं, रोज छोले भटूरे बनाने की जिद करते हैं। अब उन्हें तो पता ही नहीं हमने वो रेस्टोरेंट से मंगवाया था। अगर तुम्हारी तारीफ नहीं करती तो शादी नहीं होती। ससुराल जाकर कुछ सीख लेना चाहिए था। किससे सीख लेती? सबको तो ये पता है मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ। अब आपने बोला तो मैं सीख लूंगी। इतना बोलकर स्नेहा ने फोन कट कर दिया। अब वो इस बारे में अपने दोस्त से बात करती है। अरे स्नेहा, अब तुझे अपने पति को और बाकी घर वालों को सच्चाई बता देनी चाहिए। अब कब तक तू ऐसे छुपाते रहेगी? अगर किसी के सामने बेइज्जती हो गई तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तू ठीक कह रही है, हिम्मत तो नहीं है, लेकिन बता दूंगी। उनका जो भी रिएक्शन होगा मैं देख लूंगी। अगले दिन स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी उसने सीखा था उसी को याद करके छोले भटूरे बनाने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर में उसके पूरे छोले जलकर राख हो गए। अब धीरे धीरे जलने की बदबू पूरे घर में फैल गई। पता लगते ही सभी घर वाले किचन में आ गए। किचन का हाल देखकर रोशन बोला, ये क्या हो गया? तभी स्नेहा रोते हुए बोली, रोशन मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। वो छोले भटूरे हमने रेस्टोरेंट से मंगवाया था, खीर भी मैंने मेरी फ्रेंड शीतल से पूछकर बनाया था। माफ कर दो मुझे, मैं आपके दोस्तों को छोले भटूरे बनाकर नहीं खिला सकती। अरे मुझे सब पता है तुम्हें कुछ नहीं आता। जब शादी के बाद पहले दिन तुम वीडियो कॉल से खीर बना रही थी, उस समय मैं पानी पीने किचन की तरफ आ रहा था। तभी मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली और सबको बता दिया। उस दिन भी खीर में चीनी कम थी, फिर भी हमने तुम्हारी तारीफ की क्योंकि तुमने कोशिश की। हमें इस बात की खुशी थी। इसी कोशिश पे तुम्हारा हाथ जल गया। हाथ जलने के बाद भी तुमने हमें सच्चाई नहीं बताई और हमें तुमसे सच्चाई सुननी थी, इसलिए मैंने फ्रेंड्स के आने का छोटा बहाना बनाया। ये सब सुनकर स्नेहा भी भावुक हो जाती है और धीरे धीरे सारी चीजें सीख लेती है। अब स्नेहा अच्छा खाना बनाने के साथ साथ छोले भटूरे भी अच्छा बनाने लगती है। ये है भोलाराम और उसकी पत्नी रेनू। दोनों अपने 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहते थे। भोलाराम रिक्शा चालक था। गांव के बाजार पर अपना रिक्शा लगाता और वहीं से सवारियों को आसपास के गांव पहुंचाया करता था। भोलाराम अच्छे पैसे कमा लेता था, जिससे उसके घर का भी खर्च अच्छे से चल जाता था। सारा पैसा कमाकर वो अपनी पत्नी रेनू के हाथ में देता। रेनू उसी पैसे से घर का खर्च और छोटी बड़ी सारी जिम्मेदारियां पूरा करती थी। उन दोनों के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक भोलाराम को उसका दोस्त शंभू मिला। अरे भाई शंभू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखे। हाँ, कुछ सामान लेने आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अरे भाई शंभू, मैं तो यहीं रहता हूँ। ये देखो मेरी रिक्शा, इसी से सवारी पहुँचाता हूँ। हमारा गुजर बसर भी इसी से हो जाता है। सुना है तुम गांव में नहीं रहते, शहर में अच्छा काम कर रहे हो। हाँ भाई, एक अच्छा मालिक मिल गया है। पैसों के साथ साथ खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था रहती है। बहुत मौज है बोला। अरे हम तो सोच रहे थे तुम भी वहाँ चलो, मालिक से कहकर काम पर लगवा देंगे। उसके बाद तू भी भाभी को ज़्यादा पैसे भेज पाएगा। यहाँ भाभी भी खुश, वहाँ तू भी खुश। लेकिन भाई हम तो पीने खाने का काम नहीं करते हैं। तुम सच में भोला का भोला ही रह जाएगा। अरे नहीं पीते तो जबरदस्ती कौन कर रहा है? घर में 4 पैसे ज़्यादा आएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मेरा तो काम था तुम्हें बता देना, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। भाई बात तो तुम बढ़िया बोल रहे हो, एक बार पत्नी से बात कर लेने दो, उसके बाद बताते हैं। 1 सप्ताह के बाद चले जाएंगे।
उससे पहले बता देना। इतना बोलकर शंभू भी वहाँ से चला गया। भोलाराम अपने दोस्त की बात से पूरी तरह प्रभावित हो गया। वो घर पहुँचते ही इस बारे में पत्नी से बात करता है। सारी बातें सुनने के बाद पत्नी गुस्से में बोली, शहर जाने की कोनो जरूरत नहीं है, हम जितना कमाते हैं उसी से काम चला लेंगे। अरे यहाँ रहेंगे तो कोनो मौका इमरजेंसी में एक दूसरे का ख्याल तो रखेंगे, लेकिन उस अनजान शहर में ना जाने कैसे रहेंगे। लेकिन पत्नी के लाख मना करने के बाद भी भोलाराम नहीं माना। अरे पगली, हम कौन सा डेरा डालने जा रहे हैं? कुछ समय काम करेंगे और फिर बीच बीच में आते भी तो रहेंगे। जब अपनी ही मर्जी का करना था तो हमसे पूछते काहे हैं? जो मन है कीजिए। इतना बोलकर रेनू वहाँ से चली गई। अगले दिन भोलाराम शंभू के घर जाता है। अरे आ गए भोला, आओ आओ बैठो। कहो शहर जाने के बारे में क्या सोचा? पत्नी तो नहीं मान रही है, लेकिन उसे समझा बुझाकर कुछ दिन के लिए चलता हूँ। सही लगा तो ठीक है, वरना गांव वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल सही सोचा है भोलाराम। 2 दिन बाद तैयार होकर मेरे घर आ जाना, यहीं से दोनों साथ चलेंगे। तुम टिकट की चिंता मत करना, हम करवा लेंगे दोनों का टिकट। तुम बाद में पैसे दे देना। इतनी बात करने के बाद भोलाराम खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब कुछ दिन बाद वो शहर जाने के लिए तैयार होता है। उसे शहर जाता देख उसकी पत्नी उदास होकर बैठी थी। भोलाराम भी उसे समझाता है। काफी समझाने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है। अपना ध्यान रखिएगा, हो सके तो जल्दी आइएगा, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी आएंगे। भोला और शंभू दोनों साथ साथ शहर चले गए। वहाँ जाकर भोला भी शंभू के साथ उसके कमरे में रहता है। अगले दिन शंभू भोलाराम को मालिक के पास ले गया और उसकी पहचान करवा दी। मालिक ने उसे सारे काम अच्छे से समझा दिए। भोलाराम तो पहले से मेहनती था, सबके साथ अच्छे से काम करने लगा, लेकिन शंभू को शराब की लत थी। मालिक भी ज्यादा काम करवाने के लिए खाने पीने में कोई कमी नहीं करता। भोलाराम खाना तो खा लेता, लेकिन शराब को हाथ तक नहीं लगाता था। ये सब देखकर मालिक भी भोलाराम की तारीफ करने लगा और उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसकी तनख्वाह भी शंभू और बाकी काम करने वालों से ज्यादा करती। ये सब देखकर शंभू को जलन होने लगी। हम ही इसको काम पर लगवाए और ये हमसे ही आगे निकल गया। जिसको देखो सब भोला की ही तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो कुछ समय बाद ये हमको भी निकलवा देगा और खुद मौज करेगा। इसी तरह समय बीतने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन शंभू भोलाराम से बोला, अरे भोला, दोस्तों के सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। एक दिन पीने से कुछ नहीं होता है, जरा हमारे साथ एक बार टेस्ट करके तो देख। सबके जिद करने पे भोलाराम भी पी लेता है। हमेशा शंभू ऐसे ही जिद करता और भोलाराम भी थोड़ा पी लेता। धीरे धीरे भोलाराम को भी पीने की आदत लग गई। उसका असर ये हुआ कि पहले वो घर पर पूरे पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कम पैसे भेजना शुरू कर दिया। ये सब देखकर एक दिन भोला की पत्नी फोन करके बोलती है, जब इतने ही पैसे भेजना था तो यहीं पर रहकर काम कर लेते, बाहर जाने की क्या जरूरत थी। अब भोलाराम कैसे अपनी पत्नी को बताता कि उसे शराब की लत के कारण वो आधा से ज्यादा पैसे पीने में लगा देता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब वो पहले की तरह काम भी नहीं कर पाता। बुरे संगति का असर उस पर साफ नजर आ रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो घर जाएगा। घर पर थोड़ा कम कमा रहा था, लेकिन बीबी बच्चे तो पास थे। यही सब सोचकर बिना कुछ बताए भोला वहाँ से वापस गाँव चला गया। अब रेनू अचानक इतने समय बाद अपने पति को देखकर बहुत खुश हो गई। आप अचानक यहाँ, ना कोई फोन ना कोई खबर, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप इतने कमजोर कैसे हो गए? अब भोलाराम का स्वास्थ्य देखकर रेनू को चिंता होने लगी। अरे भाग्यवान, सारी बातें यहीं कर लोगी। बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो। तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रेनू भी हंसते हुए बोली, आप हाथ में धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अब वापस से भोलाराम अपने उसी रिक्शा को चलाने लगा। बच्चे भी अपने पिता को वापस घर में देखकर बहुत खुश हुए। भोलाराम को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने शराब की लत के बारे में अपनी पत्नी को बताए, इसलिए चोरी छुपे ठेके पे जाके शराब पीने लगा। इधर दिन प्रतिदिन अपने पति के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण रेनू चिंतित रहने लगी। जब से आए हैं पता नहीं इनको क्या हो गया, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। खाना भी समय पे देती हूँ, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। रेनू ये सब सोच ही रही थी, तभी गांव की एक बूढ़ी काकी रेनू के घर आती है। अरे रेनू बहू, कहाँ हो? अरे काकी आप बैठी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दो, चाय किसी और दिन पी लूंगी। आज तो बस मैं कहीं जा रही थी तो भोला को शराब पीते देखा,
बस यही पूछने चली आई कि ये कब से पीने लगा। हमने तो सुना था अब भोला तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। ये सब सुनकर रेनू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अरे काकी, हो सकता है कोई और हो, वो तो शराब की तरफ कभी देखते भी नहीं है। हो सकता है बहू बूढ़ी हो गई, आंखें भी कमजोर हो गई है, शायद मैंने ही गलत देख लिया होगा। इतना बोलकर वो वापस चली गई। लेकिन काकी की बातें सुनने के बाद उसके मन में थोड़ा शक हुआ। अपना शक दूर करने के लिए वो एक दिन भोला राम के पीछे चोरी छुपे चली गई। वहाँ जाकर जब उसने भोला राम को ठेके पे शराब पीते देखा तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, तो स्वास्थ्य खराब होने का ये कारण है। मतलब काकी सही बोल रही थी। रेनू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो घर जाकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब भोला राम घर आया तो उसकी पत्नी गुस्से में बोली, कहाँ थे? कहाँ था मतलब? काम में था। अच्छा, ठेके पे कौन सा काम होता है? अब वो समझ गया उसकी पत्नी इतने गुस्से में क्यों पूछ रही है, इसलिए वो बिना झूठ बोले सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तो पहले ही जाने से मना किया था। मुझे माफ कर दो रेनू। एक ही शर्त पे माफी दूंगी, पहले आपको ये शराब की लत छोड़नी पड़ेगी। भोला भी उसकी बात पे हामी भरता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो शराब नहीं छोड़ पाया। एक दिन वो घर में ही शराब की बोतल लेकर आ जाता है। उसकी तबीयत तो पहले से ही खराब थी, फिर भी पीने बैठ जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे रेनू, जरा वो बोतल देना। फिर बोतल ले आए? अरे इसकी जगह जहर क्यों नहीं ले आते? हम सब खा लेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। तुम्हें ना तो मेरी फिक्र है और ना ही अपने बच्चों की। अरे इतना मना करने के बाद भी पी पी कर पूरा शरीर खराब कर लिया। अब इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतना बोलकर रेनू गुस्से में सारी बोतल उठाकर फेंक देती है। रेनू से अपने पति की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा लीवर खराब हो जाएगा। पैसे भी तो नहीं है इलाज के लिए। अब रेनू के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसे रिक्शा बेच दिया और बाकी जो पैसे बचे थे वो सारे मिलाकर भोला राम को हॉस्पिटल ले गई। कुछ दिन इलाज चलने के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शराब भी पूरी तरह छोड़ दिया। अब उसे अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतनी परेशानी हुई। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आप काम कैसे करेंगे? इलाज के लिए मैंने रिक्शा बेच दिया। कोई बात नहीं, पास के ही किसी फैक्ट्री में काम कर लूंगा। अब भोला भी एक पास की फैक्ट्री में काम करने लगा और पहले की तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। श्वेता शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। हाई सोसाइटी में रहने वाली श्वेता हमेशा शादी को बंधन मानती थी और बच्चे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बचपन से ही लाड़ प्यार में पली श्वेता को हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनना, सजना संवरना, अपने फिगर को मेंटेन करना ही सीखा था। ये सब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। शादी तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसके पिता के दोस्त का बेटा राघव उसके घर आया। राघव कॉलेज के दिनों से ही श्वेता को पसंद करता था और अक्सर उससे मिलने भी आता था। आज राघव ने श्वेता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। राघव श्वेता के बचपन का दोस्त था, अमीर था और हैंडसम भी था, इसलिए श्वेता खुद भी उसे मना नहीं कर पाई और शादी के लिए मान गई। अपने दोस्त के घर में शादी हो जाने की वजह से उसके पिता चिंता मुक्त हो गए। राघव का परिवार भी मॉडर्न था, इसलिए श्वेता को शादी के बाद भी कभी कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्वेता भी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। एक दिन श्वेता और उसकी सासू माँ संजना दोनों खाना बना रही थी। तभी उसकी सास की दोस्त सुनैना वहाँ आती है। अरे वाह, क्या बात है, दोनों सास बहू किचन में। हाँ सुनैना, साथ में खाना बनाने का मन हुआ तो आज मेरे घर कैसे? एक खास काम से आई हूँ। मेरे बेटे की शादी फिक्स हो गई है तो तुम सबको आना पड़ेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ ये लो कार्ड, तुम सबको शादी में जरूर आना है। इतना बोलकर सुनैना वहाँ से चली गई। अब कुछ दिन बाद ही सुनैना के बेटे की शादी हुई, जिसमें संजना का पूरा परिवार गया। शादी संपन्न होने के बाद सभी वापस घर आ गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन राघव को एक बिजनेस टूर पर मनाली जाने का मौका मिला। अब राघव इस बारे में अपनी फैमिली वालों को बताता है। माँ, मुझे बिजनेस टूर पर मनाली जाना है। मैं सोच रहा हूँ श्वेता को भी साथ ले जाऊँ। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, दोनों साथ में चले जाओ। इसी बहाने साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। शादी के बाद तुम दोनों को घूमने का मौका भी नहीं मिला। चले जाओ, वरना श्वेता मायके जाकर मेरी शिकायत कर देगी कि सासू माँ ने तो मुझे कहीं घूमने ही नहीं दिया। ये बातें सुनकर श्वेता और बाकी घर वाले भी हंसने लगे। अगले दिन श्वेता राघव के साथ मनाली के लिए निकल गई। धीरे धीरे कुछ समय बीत गए। वहाँ राघव अपनी पत्नी के साथ मस्ती में बिजी था
और यहाँ राघव की माँ घर में अकेले बोर हो रही थी, इसलिए वो राघव को कॉल करती है। बेटा, तुम दोनों को वापस आने में कितने दिन लगेंगे? तुम दोनों के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। माँ तुम टेंशन मत लो, हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। इतनी बात करने के बाद उसकी माँ फोन रख देती है। अब घर का सारा काम खत्म करने के बाद संजना अपनी दोस्त सुनैना से मिलने चली जाती है। अरे संजना, आओ, कैसी हो? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आ गई? क्या बताऊं सुनैना, कुछ दिनों से बेटी बहू घर पर नहीं है और तुझसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गया था, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। अच्छा किया जो तू खुद मिलने चली आई। मैं मिठाई लेकर तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अच्छा, तुम किस खुशी में मिठाई लेकर आने वाली थी? अरे संजना, मैं दादी बनने वाली हूँ। वाह क्या बात है, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत बधाई सुनैना। अब दोनों दोस्त आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद संजना वापस अपने घर आ गई। घर आकर श्वेता की सास सोचने लगी, मेरे बेटे की शादी सुनैना के बेटे से पहले हुई, लेकिन अभी तक हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं आया। हो सकता है मनाली से आने के बाद कोई खुशखबरी मिले। इसी आशा के साथ संजना अपने बेटे बहू के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन ही श्वेता और राघव छुट्टी मनाकर वापस घर आते हैं। इतने दिनों बाद तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी मिल रही है। माँ जी, हमें भी आपकी याद आ रही थी, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। अच्छा किया जो जल्दी आ गई। इसी तरह सब मिलकर कुछ देर बातें करते हैं। आज बहुत दिनों बाद श्वेता और उसकी सास ने मिलकर खाना बनाया। जब सभी एक साथ खाना खा रहे थे तभी श्वेता की सास बोली, मेरी दोस्त सुनैना दादी बनने वाली है। जिसके बेटे की शादी में तुम लोग गए थे उसी का बच्चा होने वाला है। तुम दोनों मुझे दादी कब बना रहे हो? ये बात सुनकर राघव और श्वेता दोनों एक दूसरे को देखने लगे। माँ ये कैसा सवाल है? वही जो तू समझ रहा है। तुम दोनों की शादी के इतने दिन हो गए, अभी तक इस घर में कोई बच्चा नहीं आया। अब तुम लोगों को बच्चा प्लान करना चाहिए। अब अपनी माँ की बात सुनने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। रात को राघव श्वेता से बोलता है, माँ सही कह रही है, अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना, हम दोनों ही काफी है। कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगता है करो। अब ये सारी बात श्वेता की सास सुन लेती है। उसे समझ नहीं आता बच्चे के लिए अपनी बहू को कैसे कन्विंस करे। अब कुछ ही दिनों बाद श्वेता को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसकी सास और बाकी घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन श्वेता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो गुस्से में कमरे में चली जाती है। राघव भी उसके पीछे जाता है। राघव को देखते ही वो गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना? तुमने अपने घर वालों के साथ मिलकर इस बच्चे की प्लानिंग की। तुम क्या बोल रही हो श्वेता? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी बच्चा आने वाला है तो मुझे इस बात की खुशी है। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चा मुझे दे देना, मैं इसकी परवरिश करूंगा। ये सारी बात उसकी सासू माँ सुन रही थी। श्वेता, मैं तुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ। तू मुझ पर विश्वास कर, तू कुछ मत करना, इस बच्चे को मैं पालूंगी। अपनी सास की बात सुनकर श्वेता थोड़ा शांत हो गई और बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली गई। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। प्रेग्नेंट हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि श्वेता एक दिन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आती है। ये क्या पहन रही हो बेटा? क्यों माँ जी, अच्छा नहीं लग रहा? मैं तो हमेशा से ऐसे कपड़े पहनती हूँ। पहले की बात अलग थी बेटा, अब तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो माँ बनने वाली है, ये क्यों भूल जाती है? मुझे कोई माँ बनने का शौक नहीं है, ये तो मेरी मजबूरी है। ठीक है माँ जी, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। इतना बोलकर श्वेता पार्टी के लिए निकल गई ताकि उसे अपनी सास की और बातें न सुननी पड़े। अच्छा वो वहाँ से निकल गई, वरना सासू माँ का मुंह बंद नहीं होता। थोड़ी देर बाद श्वेता पार्टी में पहुंच जाती है और खूब एंजॉय करती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपनी दोस्त अंजना के साथ बैठकर बातें करने लगी। श्वेता, तू तो प्रेग्नेंट है, तू तो बहुत खुश होगी। अब अगली पार्टी तेरी तरफ से। काहे की खुशी? जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ससुराल वाले चैन से जीने नहीं दे रहे। क्या मतलब? वो तेरे साथ क्या करते हैं? ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, यहाँ मत जाओ। ऐसी लाइफ से तंग आ गई हूँ। इसे तंग होना नहीं, अपनों की फिक्र कहते हैं। बस कर तू, अब तू भी प्रवचन मत सुना। ठीक है बाबा, कुछ नहीं बोल रही। इतनी बातें करने के बाद दोनों अपने घर चली गई। अब श्वेता को टेस्टी मसालेदार खाने की जगह पौष्टिक खाना जैसे जूस, हरे साग सब्जी मिलने लगे। इसी तरह समय बीतने लगा। श्वेता अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन से बहुत परेशान थी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी उसके लिए सिर्फ बोझ था। ये सब देखकर उसकी सास बहुत परेशान थी। कब उसे समझ आएगा कि बच्चे को जन्म देना कितने सौभाग्य की बात है। संजना
ये सब सोचकर उदास बैठी थी। तभी राघव के पिता कमरे में आते हैं। अरे क्या हुआ, किस सोच में हो? संजना सारी बात अपने पति को बता देती है। अरे तुम बेकार ही परेशान हो रही हो, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। इसी तरह समय बीतने लगा। समय के साथ श्वेता भी एडजस्ट करने लगी, लेकिन शरीर में हो रहे चेंजेस से वो परेशान थी। अब श्वेता का वजन भी बढ़ रहा था, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए कविता नाम की लड़की को रखा गया। एक दिन श्वेता अपने आप को मिरर में देख रही थी। देखती उदास हो गई क्योंकि उसका वजन काफी बढ़ गया था। हे भगवान, क्या से क्या बन गई। कितनी मेहनत से अपने आप को मेंटेन रखा था। अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करती। ना मैं शादी करती ना ये बच्चे होते। ये सारी बात सुनकर उसकी सास बोली, अरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने इतने प्यार से समझाया था, स्ट्रेस नहीं लेना, बच्चे पर असर पड़ेगा। लेकिन तुझे तो हमेशा खुद के शरीर की ही चिंता लगी रहती है। क्या खा ठीक होगा? एक तो ये घास फूस खाने को मिल रहा है, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है और मैं टेंशन भी ना लूं। इतना बोलकर श्वेता आराम करने चली गई। एक दिन संजना की दोस्त सुनैना का कॉल आता है। तब संजना सारी बात सुनैना को बता देती है। तुम टेंशन मत लो, मेरी बहू की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही हुई है, तो मैं अपनी बहू और बच्चे के साथ आती हूँ। कुछ दिन उसके साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ जल्दी आ। ये बात सुनकर श्वेता की सास बहुत खुश हो गई और सारी बात अपने बेटे राघव को कॉल करके बता देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, मैं भी शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। कुछ समय बाद सुनैना और उसकी बहू शिखा अपने छोटे से बच्चे के साथ संजना के घर आती है। शिखा से मिलने के बाद श्वेता ने जैसे ही उसके बच्चे को गोद में रखा, उसे एक अलग ही खुशी मिली। शिखा, तुम्हारे बच्चे को गोद में रखने के बाद मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है। आपके कितने प्यारे बच्चे हैं। हाँ स्वाति, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको तुम्हें कभी अपने से दूर करने का मन नहीं करेगा। ये बात सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगी। शिखा के आने से श्वेता बहुत खुश रहने लगी। बच्चे के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करती। शिखा उसे प्रेगनेंसी की सारी बातें बताने लगी। श्वेता भी उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती। ये सब देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई। सुनैना से बोली, पहली बार मैं श्वेता को इतनी खुश देख रही हूँ। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गई। अब तो श्वेता बच्चों में भी दिलचस्पी दिखाने लगी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पहली बार श्वेता को इतना खुश देखकर पूरा परिवार खुश था। अब थोड़ी ही दिन बाद श्वेता ने प्यारे बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार मैं दादी बन ही गई। पहली बार जब श्वेता ने बच्चे को गोद में लिया तो वो भावुक हो गई और बोली, आपने सच कहा था माँ जी, बच्चे को जन्म देना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मुझे इसे अपने से दूर करने का मन नहीं कर रहा। श्वेता को बच्चे से ऐसा लगाव देखकर राघव और उसका पूरा परिवार खुश था। करण मोहन प्रसाद और सविता का इकलौता बेटा था। करण स्कूल खत्म करके आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म करके विदेश में ही नौकरी करने लगा। नौकरी के दौरान ही करण को लीना नाम की लड़की पसंद आ गई। वे अक्सर उसके साथ टाइम बिताता। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब घर वालों को ये बातें पता चली तब मोहन प्रसाद तो अपने बेटे की खुशी के लिए मान गया, लेकिन सविता ये सुनकर बहुत नाराज हुई। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे एक ही बेटा है, उसे विदेश मत भेजिए। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। एक से एक सुंदर और अमीर लड़की अपने बेटे के लिए देखी थी, लेकिन उस गोरी ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मेरे भोले भाले बेटे को उस गोरी ने अपने प्यार में फंसा लिया। तुम्हारा बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे कोई फंसा लेगा। अरे आप चुप रहिए, जब देखो मेरे बच्चे की गलतियां निकालते रहते हैं। तुम्हें तो कुछ भी बोलना बेकार है। इतना बोलकर मोहन प्रसाद वहाँ से चला जाता है। अब समय के साथ सविता भी अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लेती है। कुछ समय बाद करण और लीना की शादी भारतीय रीति रिवाज के साथ हो गई। अगले दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। तभी करण अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लीना, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? यस कमिंग। अब तो मैगी और चाउमीन खाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस गोरी से इसके अलावा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। चुप करो सविता, पहले देख तो लो बहू खाने में क्या ला रही है। थोड़ी देर बाद लीना भी सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लो आप सबके लिए चाय और पराठे। मम्मी पापा आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा है। लीना, इट्स यमी, बहुत टेस्टी है बेटा। ठीक ही है, खाया जा सकता है। वैसे तुमने ये सब बनाना कहाँ से सीखा? मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, मैंने उसी से सीखा। तभी तो मैं सोचूं तुम्हें इंडियन खाना बनाना कैसे आ गया। अब लीना भी सबको खुश करने के लिए नई नई चीजें सीखने लगी। एक दिन कुछ औरतें सविता से मिलने आई। क्या बात है, आज सारी मंडली यहाँ। अब आपके घर इतनी सुंदर बहू आई है तो हमारी याद कहाँ आएगी, इसलिए हम लोग मिलने आ गए। हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है।
तुम लोग मिलने नहीं मेरा मजाक उड़ाने आए हो। हमें भी तो अपनी बहू से मिलवाओ। हाँ हाँ जरूर। अच्छा सुनो सबिता, हम सब हर साल तीज तुम्हारे घर में करते हैं, तो क्या इस बार भी तीज तुम्हारे घर पर ही होगा? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, हमने सोचा तुम्हारी बहू तो विदेशी है, अब उससे क्या पता तीज त्योहार क्या होता है। बहू विदेशी है तो क्या हुआ, सास तो देसी है ना। जैसे हर साल तीज की तैयारी होती है उसी तरह इस साल भी अच्छे से तीज मनाएंगे। इस साल तीज तो और भी खास होने वाला है, क्योंकि मेरी बहू का भी पहला तीज है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी आपके विदेशी बहू के देसी पूजा का इंतजार रहेगा। इतना बोलकर सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अच्छा तो हम सब चलते हैं, बहुत तैयारी करनी है, जल्दी मिलेंगे। इतना बोलकर सभी वहाँ से चले गए। अब सविता बैठकर सोचने लगी। सबके सामने बोल तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी अकेले सारी तैयारी कैसे होगी। अब शाम को सविता तीज की तैयारी के बारे में अपने पति से चर्चा कर रही थी। तभी लीना और करण भी वहाँ आ जाते हैं। किस बात की चर्चा हो रही है? तीज की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा। अच्छा, इस बार तो लीना की भी पहली तीज होगी। हाँ बेटा, तभी तो टेंशन है। मम्मी जी, ये तीज क्या है? तीज एक खूबसूरत पूजा है जो भादों के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है। इस पर्व में भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है और सारे श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। पूरी रात जगकर भगवान का भजन भी करते हैं। इस दिन सभी महिलाएं सज संवर कर दुल्हन के रूप में भगवान की पूजा करती है। लेकिन ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मुझे सब समझ आ रही है। ये सब अब मेरा भी रीति रिवाज है। ठीक है, इस घर की भी लाज रख लेना, बेइज्जती मत करवाना। तीज के दिन अच्छे से तैयार हो जाना और जो बोलूं वो कर लेना। ठीक है मामी जी, आप जैसा बोलो मैं वैसा ही करूंगी। लीना भी समझ रही थी कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, इसलिए लीना बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने कमरे में उदास होकर बैठी थी। उसे उदास देखकर करण पूछता है, क्या हुआ? मैं कुछ भी कर दूं, मामी जी को अच्छा नहीं लगता। आज तक मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही मेरे किसी काम से खुश हुई। मुझे डांटने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। ऐसी बात नहीं है लीना, उन्हें डांटने की आदत है। उनकी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ जाएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। चलो सो जाओ, कल से पूजा की तैयारी भी करनी है। अगले दिन सारे काम खत्म करने के बाद दोनों सास बहू मार्केट जाकर सारी खरीदारी कर लेती हैं। वापस आकर दोनों मोहन प्रसाद के बड़े भाई के यहाँ मेहंदी लगवाने चली गई। उनकी दोनों बहुएं भी मेहंदी लगवा रही थी। अरे सबिता अपनी बहू के साथ आ गई। आओ बहू, तुम भी डिजाइन पसंद कर लो और मेहंदी लगवा लो। तभी सभी बहुएं लीना से मजाक करने लगती है। हमारी लीना भाभी को विदेशी डिजाइन ही लगाना, हमारे करण जी को देसी डिजाइन पसंद नहीं है। लीना भी सबकी बातें सुन मुस्कुराते हुए मेहंदी लगवा लेती है। मेहंदी लगवाने के बाद दोनों सास बहू घर चले जाते हैं। अब तीज के दिन लीना की सास मार्केट जाने लगती है। मामी जी, व्हाट हैपेंड? आप मार्केट क्यों जा रहे हो? अरे बहू, एक सामान छूट गया, वही लेने जा रही हूँ। मैं करण को फोन करके बोल देती हूँ। मामी जी, आप आराम कीजिए। रहने दो बहू, दुकान पास में ही है, मैं खुद ले आती हूँ। इतना बोलकर उसकी सास मार्केट चली गई, लेकिन घर आते समय लीना की सास गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से टकराने की वजह से उसके दोनों पैरों में मोच आ गई। वो ठीक से नहीं चल पा रही थी। कुछ लोगों ने उनको उनके घर तक छोड़ दिया। लीना अपनी सास की हालत देखकर घबरा गई। लीना ने तुरंत फोन करके करण को सारी बातें बताई। आप आराम कीजिए। मैं आराम करूंगी तो पूजा की तैयारी कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। तुम रहने दो बहू, तुम कुछ मत करो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे आते ही घर में अपशगुन हो गया। जाते समय टोकना जरूरी था क्या? हो गया ना पूजा के दिन अपशगुन। अब तो मेरे घर की बेइज्जती होकर ही रहेगी। मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। लीना भी बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली गई। फटाफट तैयार हो गई और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अकेले ही तैयारी में लग गई। थोड़ी देर बाद आसपास की सभी औरतें भी सविता के घर पहुँच गई। सबने सोचा सविता का तबीयत खराब है तो तैयारी नहीं हुई होगी, इसी बहाने उसकी बहू पे हंसने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही सभी पहुँचे तो तैयारी देखकर सबके होश उड़ गए। इतनी अच्छी तैयारी किसने की?
सविता तो बीमार है। ये सारी तैयारी मैंने की है। वाह बहू, हम सबको तैयारी देखकर मजा आ गया। सभी औरतें खुशी के साथ सविता के पास गई और लीना की तारीफ करने लगी। अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा ऐसा क्या कर दिया बहू ने जो इतनी तारीफ कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया तो खुद देखने चली गई। जब सविता ने अपनी बहू की तैयारी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। ये सब तूने किया है बहू, मैंने तो तुझे कुछ नहीं बताया। मैंने पूजा की तैयारी और सारी जानकारी इंटरनेट से ले ली। तूने इस पूजा के लिए इतनी मेहनत की और मैं तुझे हर बातों पे ताने मारती हूँ। आज तुम्हारे कारण घर पर पूजा हो पाएगी। करण और बाकी घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। पहली बार माँ को अपनी बहू के लिए ऐसा प्यार देखकर करण और उसके पिता भी बहुत खुश हुए। लीना भी अपने लिए सास का ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश होती है। सभी बहुत खुशी के साथ तीज का त्योहार मनाते हैं। पूजा के बाद लीना भी अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेती है। तुम और करण ऐसे ही हमेशा खुश रहो, यही हम दोनों की दुआ है। इस अनोखे अंदाज में विदेशी बहू की पहली तीज यादगार बन गई। सुनीता जी और रमेश जी के शादी के 8 साल बाद उनके घर एक बेटा जन्म लेता है। सुनीता अपने बेटे से बेहद प्यार करती है। बचपन से ही वो पवन को अपने आंचल से बांध कर रखती है। उसे कभी भी अपने आँखों से ओझल नहीं होने देती। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता और अब पवन 24 साल का हो जाता है। सुनीता अब उसके शादी के लिए लड़की देखने लगती है, लेकिन हर बार माँ के आंचल से बंधने के कारण हर लड़की उससे शादी करने के लिए इनकार कर देती है। क्या हुआ सुनीता, तुम किस सोच में डूब गई हो? देखिए ना, अब मेरे पवन की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव की एक भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही। अरे ऐसी भी क्या खराबी है हमारे बेटे में जो उसे हर कोई झट से इनकार कर देता है। खराबी हमारे बेटे में नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब अगर तुम दोनों को बात करने के लिए अकेले नहीं छोड़ोगी और उनके बीच में कूद पड़ोगी तो कौन उससे शादी करेगा? हाँ, माना कि तुम पवन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन शादी जैसी चीजों के लिए तुम्हें तो उसे प्राइवेसी देनी पड़ेगी ना। आपको तो हर चीज में मैं ही गलत लगती हूँ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें और आज शाम के लिए तैयार रहना। मैंने हमारे पवन के लिए स्नेहा नाम की लड़की को देखा है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है, तो इसीलिए आज तुम उन दोनों के बीच में मत कूदना। मैं नहीं चाहता कि ये भी रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। सुनीता अनचाहे मन से हामी करते हुए अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है और जब शाम को वो लड़की देखने पहुंचती है जहां स्नेहा की मां शारदा और पिता गोपालनाथ उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद रमेश जी कहते हैं, हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी स्नेहा बहुत पसंद आई है। आगे जैसा आप चाहो। पसंद तो हमें भी आया है आपका बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, क्यों नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन बेटा, जा स्नेहा से अकेले में बात कर ले। पवन और स्नेहा अकेले में बात करने बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सुनीता भी उनके पीछे पीछे चल देती है। रमेश जी के लाख समझाने के बाद भी सुनीता उनकी एक भी नहीं सुनती और इसी के चलते यहाँ भी लड़की वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं। पवन और उसका परिवार दुखी होकर घर से चला जाता है, जिसके 1 सप्ताह बाद बहुत कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पवन की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाती है और नई बहू घर आती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद पवन की माँ उसको उसके कमरे में ले आती है। बेटा, आज तू बहुत थक गया होगा ना? देख, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। मम्मी जी, मैं इनके लिए दूध लेकर आई हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा किया बेटा जो तू भी इसके लिए दूध ले आई। अब पी ले बेटा, वरना ठंडा हो जाएगा। जी माँ, मैं पी लूंगा। आप जाकर आराम कर लीजिए, बहुत थक गई होंगी ना आप। अरे मेरी छोड़, अपनी शक्ल देख, कितना थका हुआ लग रहा है। चल बिस्तर पे बैठ, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ।
आप अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए ना। मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं दबा दूंगी इनका सर। वो क्या है ना बेटा, मेरे बेटे को बस मेरे हाथ की ही मालिश अच्छी लगती है। तू एक काम कर, तू सो जा, तब तक मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। सुनीता ऐसे ही जिद पकड़कर पवन के सिर की मालिश करने लगती है। सुनीता के मालिश करने के बाद पवन को नींद आ जाती है, जिसके कुछ देर बाद सुनीता भी अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुनीता रसोई से सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। तभी कोमल रसोई में आती है। मम्मी जी मैं भी आपकी कुछ मदद करूं? अरे नहीं नहीं बेटा, तू जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं खाना लगा ही रही हूँ। सुनीता के कहने पर कोमल डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। पवन तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए बहू को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा, इसी बहाने बहू का मन लग जाएगा। अरे बहुत अच्छी बात कही आपने, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम सब भी कहीं बाहर घूमने चले। अरे हम लोग जाकर क्या करेंगे, इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इन दोनों को जाने दो ना। आपको नहीं जाना तो ना जाइए, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर माँ आप अकेले आकर क्या करोगे? अरे अकेले कहाँ जा रही, तुम लोग हो ना मेरे साथ। सुनीता कहीं पवन और कोमल के बीच कबाब में हड्डी न बन जाए, ये सोचकर आदर्श भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वे सभी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें सुनीता बहू और बेटे को कहीं भी बाहर अकेले नहीं भेजती। वो साये की तरह हमेशा बहू के साथ रहती। ऐसे ही शादी को 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन, बहू तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तूने अभी तक मुझे मेरा पोता नहीं दिया। अच्छा तुझे अब पोता चाहिए हाँ? जब देखो तब उसके साथ भूत की तरह चिपकी रहती है हाँ? आप कहना क्या चाहते हैं, मैं भूत हूँ जो इससे चिपकी रहती हूँ? और नहीं तो क्या, कभी उसे प्राइवेसी नाम की चीज दी है? आई बड़ी पोते वाली। आपको लगता है कि मैं उसके वैवाहिक जीवन के लिए बाधा बन रही हूँ? देखो सुनीता, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें प्राइवेसी नहीं दोगी तो वो तुम्हें इस घर का वारिस कैसे देंगे? अक्ल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? आदर्श की बातों से सुनीता सोच में पड़ जाती है, लेकिन अभी भी पवन को लेकर सुनीता के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता, जिस वजह से आखिरकार एक दिन सास की हर हदों से परेशान होकर कोमल घर छोड़ने का फैसला कर देती है। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, आप रहिए अपने बेटे के साथ। अरे अरे क्या हुआ बहू, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम एक बार भी अकेले बाहर घूमने नहीं गए। मानो मेरी शादी उनसे नहीं आपसे हुई हो, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मुझे बस पवन की फिक्र रहती है, इसलिए मैं उसके आसपास रहती हूँ और अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी आज तक एक भी बात सुनी है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। आप अपने बेटे के लिए दूसरी बहू ढूंढ लीजिए। बहू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर छोड़कर मत जा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे अब समझ आ चुका है कि मैं बेटे के प्यार में अंधी हो गई हूँ। मैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में ग्रहण लगा दिया। सुनीता की बातों को सुनकर कोमल का दिल पिघल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।